Hello everyone, welcome back and thank you for your support. In today's lecture we will study about the preprocessor and its type. So let's start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर इज अ माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम विच प्रोसेस द सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन। अगर कोई भी हमारा सोर्स कोड गिवन है तो उसको कंपाइलर की मदद से हम मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। हमारा प्री प्रोसेसर सोर्स कोड को कंपाइलेशन होने के पहले ही प्रोसेस कर लेता है। इसको हम हैश सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। टेक्निकल वर्ड में हैश को हम प्री प्रोसेसर बोलते हैं और प्री प्रोसेसर के बाद हम सेमीकोलन का यूज नहीं करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सी प्री प्रोसेसर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंपाइलर बट इट इज अ सेपरेट स्टेप इन द कंपाइलेशन प्रोसेस। एग्जाम्पल हमारा प्री प्रोसेसर का देखिए, हमने यहाँ पे दे रखा है हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h एंड हैश इंक्लूड mat.h। तो यहाँ पे जो हैश सिंबल हमने यूज किया है ये हमारा एग्जाम्पल है प्री प्रोसेसर का। यहाँ पे देखिए हमने प्री प्रोसेसर को फिगर के थ्रू एक्सप्लेन किया है। अगर किसी भी हमारे सोर्स कोड को हमको कंपाइल करना होता है तो सोर्स कोड को हम कंपाइल करते हैं और ये मशीन कोड जनरेट कर देता है। लेकिन हमारा प्री प्रोसेसर प्रोग्राम को कंपाइल होने के पहले ही प्रोसेस कर देता है। तो देखिए हमने लिखा हुआ है सोर्स कोड, देन प्री प्रोसेस, देन कंपाइल, देन मशीन कोड। इट मीन्स हमारा सोर्स कोड कंपाइल होने के पहले ही प्री प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर। देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर इन सी लैंग्वेज। First one is a macros replacement or substitution. Second one is the file inclusion and third one is the conditional compilation. तो चलिए अब एक एक को हम डिटेल में प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। So first type है macros substitution. In macros substitution, we replace an identifier with a constant value. This identifier is called macros. We use hash define. तो यहाँ पे सिंटैक्स लिखा हुआ है हैश डिफाइन, देन यहाँ पे मैक्रो नेम, इट मीन्स आइडेंटिफायर नेम, देन उसके बाद उसको हम कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी हमने दे रखा है हैश डिफाइन, देन हमने यहाँ पे पाई लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू को 3.14 से रिप्लेस किया हुआ है। यानी अगर हमको मैक्रो सब्स्टिट्यूशन करना है देन हम हैश डिफाइन का यूज करेंगे एंड देन इसके बाद हम आइडेंटिफायर यानी मैक्रो का नेम लिखेंगे। हमने यहाँ पे पाई लिया हुआ है और इसको एक कांस्टेंट वैल्यू से हमने रिप्लेस किया है 3.14। तो अगर कभी भी हम प्रोग्राम में पाई की वैल्यू का यूज करेंगे तो ये इसको 3.14 से रिप्लेस कर देगा। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं मैक्रो सब्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे हमने एक मैक्रोज पी लिया हुआ है और इसकी वैल्यू को 3.1415 से रिप्लेस कराया है। यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट टाइप के दो वेरिएबल आर एंड एरिया। इसके बाद हमने रेडियस की वैल्यू को इंटर करा लिया हुआ है। देन हमने यहाँ पे एरिया कैलकुलेट किया है पी आई मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर। तो यहाँ पे पी आई की जो वैल्यू है वो प्री प्रोसेसर यानी यहां से जो मैक्रो हमने रिप्लेस किया था पी आई की वैल्यू को, यहां से इसकी वैल्यू 3.1415 रिप्लेस हो जाएगा। आर की वैल्यू को हम यहाँ पे इंटर करेंगे स्कैनफ स्टेटमेंट के थ्रू, देन ये एरिया की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा और एरिया की वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए पी आई कोई भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। ये क्या करेगा, जो हमने यहाँ पे मैक्रो सब्स्टिट्यूशन यूज किया है यहाँ से पी आई की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देगा और जब हम आर की वैल्यू को इंटर करेंगे, रेडियस की वैल्यू को इंटर करेंगे, देन ये एरिया की वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ये एक एग्जांपल है मैक्रोस सब्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन लाइक मैक्रोज। We can also define macros that work in a similar way like a function call. This is known as function like macros. तो इसको अभी हम एक प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे कि हम macros का यूज एज अ फंक्शन कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है parameterize macros. We can also simulate function using parameterize macros. तो चलिए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको देख लेते हैं। तो
तो नेक्स्ट चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं कि फंक्शन कॉल का यूज कैसे हम मैक्रो सब्स्टिट्यूशन में या फिर पैरामीटराइज मैक्रोज का यूज कैसे करेंगे। तो देखिए हमने एक यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, एक फंक्शन बनाया है स्क्वायर और इसके अंदर वैल्यू हमने पास किया है x और इसके अंदर हमने रिटर्न वैल्यू करा दिया है x मल्टीप्लाइड बाई x। तो यहाँ पे हमने एक स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाया था और वैल्यू हमारा रिटर्न हो रहा था x मल्टीप्लाइड बाई x। अगर हम इसको मैक्रो सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हैश डिफाइन स्क्वायर x एंड फिर इसको हमने रिप्लेस किया है x मल्टीप्लाइड बाई x। इट मीन्स ये हमारा मैक्रोज है, यानी हमने यहाँ पे जो फंक्शन कॉल लिया है वो हमारा स्क्वायर x है और इसको हमने रिप्लेस किया हुआ है x मल्टीप्लाइड बाई x से। तो यहाँ पे हमने पैरामीटर x पास किया हुआ है इस फंक्शन के अंदर और ये हमारा x मल्टीप्लाइड बाई x कैलकुलेट करके ये वैल्यू इसके जगह पे रिप्लेस हो जाएगी, यानी यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल का यूज किया है एज अ मैक्रोज सब्स्टिट्यूशन और यहाँ पे x पैरामीटर हमने पास किया है। नेक्स्ट है हमारा मैक्रोज विथ आर्गुमेंट्स। मैक्रोज विथ आर्गुमेंट मस्ट बी डिफाइंड यूजिंग हैश डिफाइंड डायरेक्टिव बिफोर दे कैन बी यूज्ड। The argument list is enclosed in parentheses and must immediately follow the macro name. Spaces are not allowed between the macro name and the open parentheses. तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मैक्स जो मैक्रोज बनाया हुआ है इसको हम इस इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस किए हुए हैं। यहाँ पे हमने लिखा है x ग्रेटर देन y देन क्वेश्चन मार्क देन x फिर कोलन y। इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो टर्नरी ऑपरेटर होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे किया हुआ है और इसको रिप्लेस किया हुआ है मैक्स नाम के मैक्रोज से। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे अगर x की वैल्यू y से बड़ी होगी देन हमारा x प्रिंट करेगा, अदरवाइज अगर y की वैल्यू हमारी बड़ी होगी तो y प्रिंट करेगा। तो हम प्रोग्राम को जब रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है मैक्स बिटवीन 20 एंड 10 इज मैक्स 10, 20। इट मीन्स यहाँ पे 10 एंड 20 आर्गुमेंट इसके अंदर पास हो जाएंगे। यहाँ पे x के अंदर 10 आ जाएगा, y के अंदर 20 आ जाएगा, ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन हमारी फेल कर जाएगी। तो यहाँ पे हमने मैक्स जो मैक्रोज बनाया हुआ है इसको हम इस इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस किए हुए हैं। यहाँ पे हमने लिखा है x ग्रेटर देन y देन क्वेश्चन मार्क देन x फिर कोलन y। इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो टर्नरी ऑपरेटर होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे किया हुआ है और इसको रिप्लेस किया हुआ है मैक्स नाम के मैक्रोज से। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे अगर x की वैल्यू y से बड़ी होगी देन हमारा x प्रिंट करेगा, अदरवाइज अगर y की वैल्यू हमारी बड़ी होगी तो y प्रिंट करेगा। तो हम प्रोग्राम को जब रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है मैक्स बिटवीन 20 एंड 10 इज मैक्स 10, 20। इट मीन्स यहाँ पे 10 एंड 20 आर्गुमेंट इसके अंदर पास हो जाएंगे। यहाँ पे x के अंदर 10 आ जाएगा, y के अंदर 20 आ जाएगा, ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन हमारी फेल कर जाएगी। हमारी y वाली वैल्यू बड़ी है x से, सो यहाँ पे हमारा y प्रिंट करेगा। सो यहाँ पे मैक्स के अंदर हमारी वैल्यू आ जाएगी 20 और इसका आउटपुट आ जाएगा हमारा 20। तो ये हमारा प्रोग्राम रन करेगा। तो यहाँ पे हमने टर्नरी ऑपरेटर का इम्प्लीमेंटेशन किया था। यहाँ पे मैक्स नाम का एक हमने फंक्शन बनाया था जिसके अंदर आर्गुमेंट x एंड y पास किया था और यही एज अ मैक्रोज यहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा सिंपल स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट। ये हमारा एक टाइप है मैक्रो सब्स्टिट्यूशन का। इसमें हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से रिप्लेस करते हैं। जैसे इसके पहले मैक्रो सब्स्टिट्यूशन में हम एक आइडेंटिफायर वैल्यू को एक कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस करते थे, वैसे ही यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू को दूसरे स्ट्रिंग वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। सो इन सिंपल स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट वी रिप्लेस अ स्ट्रिंग which is used in a program using another string। इसका सिंटैक्स होता है हैश डिफाइंड, हमारा पुराना स्ट्रिंग जो हमने प्रोग्राम के अंदर लिख रखा है, स्पेस डबल कोट के अंदर जो हमारा न्यू स्ट्रिंग जिससे रिप्लेस करना है उसको हम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हैश डिफाइन
UPTU स्पेस डबल कोट के अंदर AKTU। इट मीन्स हमारा यहाँ पे ये ओल्ड स्ट्रिंग हमारा UPTU था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया AKTU से। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से रिप्लेस हो गया है, इसीलिए हम इसको सिंपल स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने UPTU एक स्ट्रिंग लिया है और इसको रिप्लेस कर दिया है AKTU से। तो यहाँ पे हमने जब प्रोग्राम के अंदर प्रिंट कराया है UPTU, तो ये जैसे ही UPTU स्ट्रिंग देखेगा इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देगा AKTU से, और जब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा AKTU। इट मीन्स जो हमारा UPTU स्ट्रिंग था वो AKTU से रिप्लेस हो गया है। दैट्स वाई इसको हम सिंपल स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट बोलते हैं। अगर हमने कोई मैक्रोज डिफाइन किया हुआ है और उसको हम रिमूव करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो उसको UNDEF का यूज करके हम डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा है #UNDEF देन आइडेंटिफायर नेम, इट मीन्स मैक्रोज का नेम, और जैसे ही हम इसको लिखेंगे तो वो हमारा मैक्रोज डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है #UNDEF, देन यहाँ पे हमने आइडेंटिफायर यानी मैक्रोज का नाम लिखा है PI, देन वो हमारा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो वी कैन ऑल्सो रिमूव द मैक्रोज। सेकेंड जो हमारा टाइप होता है प्री प्रोसेसर का वो है फाइल इंक्लूजन। One of the most common uses of the preprocessor is to include another file। तो देखिए यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने प्रिंट कराया है कोडिंग वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमने printf स्टेटमेंट एक आउटपुट फंक्शन का यूज किया है। यहाँ पे हमारा आउटपुट फंक्शन printf जो है वो हमारे हेडर फाइल stdio.h हेडर फाइल्स के अंदर डिफाइन है। इट मीन्स हमने stdio.h हेडर फाइल के अंदर एक प्रोग्राम बनाया होगा जिसके अंदर printf फंक्शन को डिफाइन किया होगा। अब जब हम उस printf फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, देन हमने ये हेडर फाइल अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करा दिया है, और जो भी हमारा फंक्शन इसके अंदर डिफाइन था उसको अब हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इट मीन्स हमारा stdio.h हेडर फाइल जो है उसके अंदर हमारा printf का कोड लिखा हुआ है और उसको हमने अपने प्रोग्राम के अंदर एज अ हेडर फाइल इंक्लूड कराया है। तो यही हमारा फाइल इंक्लूजन कहलाता है। देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारा फाइल stdio.h हेडर फाइल है इसके अंदर हमारा printf फंक्शन डिफाइन था। इसको हम हैश इंक्लूड डबल कोट के अंदर stdio.h भी लिख सकते हैं। So we can say we include a program which is already developed by a user as a header file. This is called file inclusion. We include the function that already defined in this program in another program. So this is called our file inclusion. Next and last one is conditional compilation. In C programming, we can instruct preprocessor whether to include a block of code or not. To do such type of things, we use conditional compilation. इट्स सिमिलर टू द इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कंडीशनल कंपाइलेशन स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। द इफ स्टेटमेंट इज टेस्टेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम to check whether a block of code should be executed or not, whereas the conditional are used to include a block of code in our program before execution. It means in conditional compilation यहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूशन के पहले ही इंक्लूड या स्किप हो जाता है। यहाँ पे हम 6 डायरेक्टिव का यूज करते हैं, हैश इफ def, हैश इफ ndef, हैश एल्स, हैश elif एंड हैश endif। तो चलिए अब एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। हैश इफ, टेस्ट इफ अ कंपाइल टाइम कंडीशन इज ट्रू। अगर इफ स्टेटमेंट फेल कर जाता है देन अल्टरनेटिव हमारा एल्स स्टेटमेंट होगा। हैश elif, अगर हैश एल्स और हैश इफ को एक स्टेटमेंट में लिखना है तो हम इसको हैश elif से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वन इज हैश एंड इफ, दिस इज द एंड्स प्रीप्रोसेसर कंडीशनल। नेक्स्ट वन इज द हैश इफ def,
It is simple shorthand of if defined. Next one is the hash if and def. It is a simple shorthand for hash if not defined. तो चलिए अब लास्ट में हम एक कंडीशनल कंपाइलेशन का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने लिखा है हैश डिफाइन b 40। इट मीन्स यहाँ पे b की वैल्यू 40 से हमारी सब्स्टिट्यूट है, a की वैल्यू 10 से सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पे हमने लिखा है हैश इफ a इज इक्वल्स टू b। तो यहाँ पे b की वैल्यू 40 आएगी, a की वैल्यू 10 आएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा प्रिंट होके आ जाएगा कोडिंग। अगर ये कंडीशन हमारा फेल कर जाता है देन ये एल्स इफ में जाएगा और यहाँ पे हमने लिखा है a ग्रेटर देन b। इट मीन्स अगर हमारे a की वैल्यू b से बड़ी है देन हमारा वर्ल्ड प्रिंट करेगा। अदरवाइज अगर ये भी फेल कर जाता है देन एल्स में हम यहाँ पे कोडिंग वर्ल्ड प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहले a की वैल्यू 10 आएगी एंड b की वैल्यू 40 आएगी। तो ये कंडीशन हमारा ट्रू नहीं होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एल्स इफ में। यहाँ पे कंडीशन अगेन चेक होगी, यहाँ पे भी हमारा कंडीशन फेल कर जाएगा, देन ये एल्स पे जाएगा और एल्स पे हमारा प्रिंट हो जाएगा कोडिंग वर्ल्ड। और यहाँ पे हमने लिखा है हैश एंड इफ, यानी यहाँ पे हमारा इफ स्टेटमेंट एंड हो जाएगा। तो जब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो इसका आंसर आएगा कोडिंग वर्ल्ड। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में एंड जो नोटेशंस हमारे कॉम्प्लेक्सिटी के लिए यूज होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। हमारी कॉम्प्लेक्सिटी दो तरीके की होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दोनों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस। थैंक यू।